अभी हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस की। इसकी रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंस होती क्या है, इसका नेचर पढ़ रहे हैं इसमें कि कैसी होती है। ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे इसका। बायोलॉजिकल साइंस जो होती है वो एक नेचुरल साइंस होती है जो कि लाइफ से रिलेटेड होती है, स्टडी ऑफ लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सोनॉमी के बारे में बताती है। बहुत ही वास्ट फील्ड है ये और बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसकी। हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल, जो भी लिविंग चीजें हैं उनके बारे में हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस जो होती है वो आपको हर चीज के बारे में बताती है, इतनी छोटी छोटी चीज के बारे में बताती है कि आपका सेल, जैसे सेल एक प्राइमरी यूनिट होती है आपकी लाइफ की, लिविंग थिंग्स की। तो सेल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जाते हैं ये लिविंग थिंग्स, ये सारी की सारी स्टडी जो होती है पूरा कवर करती हैं ये। और नॉन लिविंग मैटर्स के साथ इनका क्या रिलेशन होता है, कैसे इंपैक्ट पड़ता है उनके कारण लिविंग थिंग्स पे, वो भी आप स्टडी इसी के अंदर कर सकते हैं। जैसे ये रिकॉग्नाइज करती है, बायोलॉजिकल साइंस रिकॉग्नाइज करती है सेल एज द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट मतलब वहीं से शुरुआत होती है लाइफ की। जीन्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इवोल्यूशन के बिना जो है आपकी कोई सिंथेसिस नहीं हो सकती है। देन आपकी क्रिएशन, नई स्पीशीज कैसे बनती हैं, कैसे जन्म होता है किसी नए ऑर्गेनिज्म का, तो वो हम इसमें पढ़ सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस जो होती है ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम लाइफ के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। उसे लाइफ साइंस बोला जाता है, इसे लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरेक्शन दिखाती है कि लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट से लिविंग कंपोनेंट कैसे प्रभावित होते हैं, वो चीज भी इसमें बताई जाती है। तो काफी वास्ट है ये बायोलॉजिकल साइंस जो है, वो हमारे बारे में हर चीज एक्सप्लेन करने के लिए होती है, हर चीज एक्सप्लेन करती है वो। आप पढ़ते हैं इसमें। और डाइवर्सिटी कितनी होती है लिविंग वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक लिविंग थिंग है वो वैसे ही दूसरा लिविंग थिंग जी रहा है, या वैसे ही उसकी ग्रोथ हो रही है, या वैसे ही उसका जन्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत डाइवर्सिटी है इसमें। तो वो सारी जो है बायोलॉजिकल साइंस के द्वारा हमें बताई जाती है। अब इसके स्कोप क्या क्या है, देखिए बायोलॉजिकल साइंस हमने पढ़ी है कि स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। इसके साथ साथ ये भी बताती है कि वो नॉन लिविंग मैटर्स के साथ कैसे उनका रिलेशन रहता है, क्या चीजें कॉम्प्लेक्सिटी करती हैं, क्या चीज उनको इफेक्ट करती हैं, वो चीज भी बताती हैं यहाँ पर। बायोलॉजिकल साइंस बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसमें जो है आप अलग अलग ब्रांचेस में जाकर, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं बायोलॉजिकल साइंस की, उनमें जाकर अलग अलग चीज की स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका जो कि 16 मार्क्स में भी आता है कि डिफाइन बायोलॉजिकल साइंस और स्कोप एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज होता क्या है, इसका मतलब है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरी चीज के साथ मिलके जो काम करना, उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूं, आपको कोई कहता है 11th में आप साइंस ले लीजिए, तो साइंस का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि आप बायो ले लीजिए। साइंस का मतलब तो होता है आप केमिस्ट्री लीजिए, आप फिजिक्स लीजिए, पूरा मिला के तब वो साइंस सब्जेक्ट बनता है। तो वही ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलकर ये काम करती हैं, क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो वो होती है इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अभी जो इसकी फॉर्म है ये आप जाके देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, इसमें वो क्या बताते हैं, क्रॉप्स के बारे में बताते हैं और सीड से कैसे बीज उगता है और ये चीजें बताते हैं सारी, कि कैसे वो फूटता है और कैसे जर्मिनेट करता है, कैसे प्लांट बनता है, ये सारी चीजें आती हैं। एनाटॉमी मतलब कि उनकी इंटरनल स्टडी, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो आपकी एनिमल्स की है। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें आप उठा के डेफिनेशन रख सकते हैं कि भाई वो आपको लिखनी है। बायोकेमिस्ट्री जो कि केमिकल रिएक्शन रिक्वायर होती है लाइफ के लिए। बायो इंजीनियरिंग जिसमें कि इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होती है। ज्योग्राफी मतलब जिसमें स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। ज्योग्राफी वैसे होती किस चीज के लिए, ज्योग्राफी सोशल साइंस का वो पार्ट होती है जिसमें हम लैंड के बारे में, एरियाज के बारे में जानते हैं। तो जब ये बायो के साथ जुड़ जाती है तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। इन्फॉर्मेटिक्स देख सकते हैं आप, मैथमेटिक्स के साथ इसका रिलेशन देख सकते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोलॉजी होती है जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली उसकी नॉलेज करते हैं अपने इंटरनल पार्ट की, तो उसे कहते हैं फार्माकोलॉजी। मतलब प्रिपरेशन होती है इसमें। जैसे कि अब ये देखिए कि ड्रग्स बनती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो जो प्रिपरेशन होती है, यूज होती है, वो होती है फार्माकोलॉजी कहते हैं उस सब्जेक्ट को। देन होती है बायोमिकोसोलॉजी। इसमें काफी सारी जो हैं, आप इसमें से कुछ टर्म्स उठा सकते हैं। बायोफिजिक्स उठा सकते हैं जिसमें कि बायो और फिजिक्स का रोल आता है। मतलब फिजिक्स में मेनली क्या होती हैं, थ्योरीज होती हैं। थ्योरीज मिलके जब आपकी लाइफ के बारे में बताती हैं उसे बायोफिजिक्स कहते हैं। तो इसमें ये चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे जूलॉजी आ गई, जूलॉजी पूरी तरह से स्टडी होती है प्लांट्स की, और जो आपकी बॉटनी होती है वो होती है आपकी एनिमल्स की स्टडी। अब जैसे बैक्टीरियोलॉजी है जो कि स्टडी होती है बैक्टीरिया की, माइकोलॉजी है जो कि फंगाई की स्टडी होती है, पैरासाइटोलॉजी जो पैरासाइट्स की स्टडी होती है। तो ये आप लगा सकते हैं। लॉजी का मतलब पीछे ये होता है, अगर आपको आगे का वर्ड पता है, लॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ।
तो आप ये बना सकते हैं। अब जो बायोलॉजिकल साइंस है उसका इंटर रिलेशनशिप है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि फिजिक्स के साथ है, केमिस्ट्री के साथ है, मैथमेटिक्स के साथ है, इन्फॉर्मेटिक्स के साथ है, इंजीनियरिंग के साथ है। तो आप ये उनको क्लब करके जो चीज हमें क्या स्कोप देती हैं, क्या सिखाती हैं, वो होती है इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मतलब ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे केमिस्ट्री है, अब इसमें ये तो बता दिया हमें सेल जो होती है बेसिक यूनिट होती है, उनमें क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या उनके फॉर्मूलेज होते हैं, वो सब हमें पता लगेगा बायोकेमिस्ट्री से। बायोलॉजी के साथ जब केमिस्ट्री ऐड होगी तब हमें पता लगेगा। ऐसे ही फिजिक्स है, फिजिक्स में हमें पता लगेगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, उनके पीछे की थ्योरीज क्या हैं, वो फिजिक्स में पता लगेंगी। मैथ्स के साथ जब बायो जुड़ जाएगी तो उसमें क्या पता लगेगा हमें, उसमें पता लगेगा कैलकुलेशन कैसे होती है इस चीज की, ये 1 से 2 कैसे बनते हैं, ये कितने पेयर्स होते हैं। तो ये सब चीजें हमें मैथ्स के थ्रू पता लगेंगी। अब ये कुछ हम इसके स्कोप देख लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के स्कोप क्या क्या हैं, किस किस फील्ड में इसमें आगे बढ़ सकता है बच्चा अगर ये सब्जेक्ट लेते हैं, तो क्या इसके स्कोप है। बायोलॉजिकल साइंस जो है आपके फूड रिसोर्स को इंप्रूव करती है, जैसे कि ये क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, मैनिपुलेशन की जाती है कोई भी चीज में। जैसे अब उसकी अब अगर हमें वैल्यू पता ही नहीं होगी, उसका लाइफ का, उसका ओरिजिन ही नहीं पता होगा कि वो कैसे फॉर्म होते हैं, कि भाई पहले सीड डाली जाती है, फिर पानी दिया जाता है, फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो फूटता है, फिर फ्लावर निकलता है, ये पूरा प्रोसीजर ही नहीं पता होगा हमें, तो हम उसमें कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन फॉर द बेटरमेंट करी जाती है, तो वो हमारे बायोलॉजिकल साइंस में होते हैं कि फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उनको जो ग्रोथ देने के लिए जो की जाती है वो बायोलॉजिकल साइंस यूज आती है। देन फील्ड ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ में, जैसे कि आपको पता है कि दवाइयां बनानी है या कुछ भी चीज है ऑर्गेनिज्म के लिए, क्या दवाई बेनिफिशियल होगी, क्या ड्रग जो है उनके ऊपर उल्टा इफेक्ट डालेगी, वो सब हम बायोलॉजिकल साइंस से ही जान सकते हैं। तो मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही जरूरी है इसकी स्टडी करनी। देन है टेक्निकल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि आपका पोल्यूशन कंट्रोल में है, कि क्या चीज टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उस चीज को डिफरेंशिएट करना, उनका कैसे जो है, इनके जैसे अब देखिए आप डिस्पोज करने के लिए अलग अलग बैग बना दिए गए हैं, तो वो किस तरह से बनाए। जब बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू हमें पता लगी है कि ये चीज हार्डजस है भाई, बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस है पर्सन्स के लिए, तो उस चीज को जो है आप बता दिया गया है इस बैग में डालना है ताकि इसे डिस्पोज अलग से किया जाए। ये चीज जो है ये इतना हार्म नहीं करती है, इसे इस बैग में डाला जाए, तो वो चीज आपको बताई जाती है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने में भी ये आपका हेल्प करती है। देन आती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आपको ये बताती है कि किस तरह से एनिमल की हेल्थ को, उनकी वैक्सीन कैसे बनाई जाएं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मतलब जीन्स कहाँ से रिलेटेड होती हैं, हेरिडिटी से रिलेटेड होती हैं, तो उसकी भी स्टडी इसके द्वारा, इसकी नॉलेज जो है उसके बारे में वो इसके थ्रू हमें मिल सकती है। अब बायोफ्यूल्स बनाने में भी हमारी हेल्प कर सकती है, कि मतलब किस तरह से जो एनर्जी के सोर्स हैं वो बनाने में बायोलॉजिकल साइंस हमारी हेल्प करती है, तो वो भी हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे इथेनॉल है, एक लिक्विड बायोफ्यूल है, मीथेन है, एक गैशियस बायोफ्यूल है, तो आर ऑल्टरनेटिव ऑफ कोल, वुड, ऑयल एंड पेट्रोलियम, इनके ऑल्टरनेट हैं जो कि बनाए जाते हैं। तो देन है उसके बाद कि पॉपुलेशन कंट्रोल में भी हमारी हेल्प करती है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के लिए कोई वैक्सीन कैसे बनानी है, कैसे करना है, वो सब इसके थ्रू हम जान सकते हैं। अब आते हैं आपके जर्नल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो आपका ये है, इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ जो अब तक आए हुए हैं, कि हिस्ट्री क्या है बायोलॉजिकल साइंस की, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस क्या है, एक्सप्लेन नेचर, स्कोप एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ, ये हमने पूरा कर लिया है अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो 16 मार्क्स में आया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सोनोमी, जो आपकी ब्लूम्स टेक्सोनोमी है ये भी हम अभी कर लेते हैं। देन इसके बाद आता है जर्नल एम क्या है, तो ये आपके स्कूल लेवल पे क्या जर्नल एम है बायोलॉजिकल साइंस के, वो हम देख लेते हैं। देखिए एम क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, एम मतलब कि कोई भी हमारा सपना होता है, कोई भी एक गोल होता है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उस एम को पूरा करने के लिए जो भी हम तरीके अपनाते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब ये बता रखे हैं इसमें कि लोअर सेकेंडरी क्लासेस में मतलब 8 से 10 तक में क्या इसके एम रहते हैं, देन उस अपर क्लासेस में क्या एम रहते हैं। जो आपके 8th से 10th तक में होते हैं, इसमें उन्हें डीप इनसाइट नॉलेज दी जाती है, फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं इसमें अपनी एवरीडे लाइफ में अपने स्किल्स को इंप्रूव कर पाएं, ये चीजें देख पाएं, मतलब फैक्ट सिखाए जाते हैं इसमें। देन अपर सेकेंडरी में ये आपको पता ही है कि 10th तक तो सबके लिए कंपलसरी होती है बायोलॉजिकल साइंस, मतलब जो साइंस है हमारी, जो साइंस है वो कंपलसरी है। देन उसके बाद जो 11th 12th है उसमें ऑप्शनल हो जाती है, कि किसी को आर्ट्स लेना है, किसी को कॉमर्स लेना है, तो इसमें जो है एक स्पेशलाइज्ड एरिया हो जाता है उनका, कि भाई स्पेसिफिक है कि अब वो साइंस के ही स्टूडेंट हैं
तो इसमें जो है उन्हें बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप नॉलेज दी जाती है, जैसे कि एक वोकेशनल स्टडी की तरह दी जाती है। वोकेशनल मतलब कि उनका इससे ही जो है आगे कैरियर बनना है, फ्यूचर बनना है, इस टाइप से उन्हें नॉलेज दी जाती है मेडिसिन की, माइक्रोबायोलॉजी की, और वो उनको इतना इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है कि वो अपनी ही फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएं। इसमें हम देखते हैं क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखिए क्लासरूम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले जो क्लासरूम में आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब पूरी क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है, फिर उसके बाद जनरल एम ऑफ टीचिंग होता है। एम मतलब कि क्या गोल है जो बच्चों को सिखाना है, कि बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए, यहां तक पहुंचना है उन्हें। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब कौन कौन से वो टाइप्स ले रहे हैं उन्हें सिखाने के लिए, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव वो फॉलो कर रहे हैं ताकि बच्चा अपने गोल को अचीव कर पाए, अटेन कर पाए। अभी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज देख लेते हैं। सबसे पहले है पियाजे की थ्योरी। उनकी 4 स्टेजेस हैं अलग अलग। सबसे पहली आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी बर्थ से 2 इयर्स तक के बच्चे को उन्होंने इसमें लिया है, जिसमें कि वो खुद जो है डिफ्रेंशिएट कर पाता है अपने आप को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अपने सेंसेस के द्वारा। सेंसरी मोटर को वही कहेंगे जो सेंसेस के द्वारा वो एक्शंस को समझ पा रहा है। नेक्स्ट आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 to 7 इयर्स के बच्चे की है। इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है, इसमें बच्चा ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को, वर्ड्स को सीखना स्टार्ट कर देता है। थिंकिंग जो होती है अभी उसकी ईगोसेंट्रिक है, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है इसमें कि भाई ये जो है रेड ब्लॉक्स हैं, लेकिन वो एक ही चीज क्लासिफाई कर पाता है। जैसे उसको कहा जाए ब्लॉक्स को लाइन में लगाओ, ऐसे नहीं लगाएगा वो कि सारे स्क्वायर रेड बॉक्सेस एक लाइन में लगाएगा, या तो रेड बॉक्सेस लगाएगा या सारे स्क्वायर बॉक्सेस लगाएगा। दोनों चीज की नॉलेज उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होती है। देन आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल के बच्चों की होती है। इसमें बच्चा लॉजिक्स लगाना स्टार्ट कर देता है, लॉजिक्स के द्वारा सीखता है, जैसे कि उसे नंबर्स का पता लग जाता है, उसे मास का पता लग जाता है, वेट का पता लग जाता है, उसे यह पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि आइस जो है वो बर्फ जो है वो पानी बनती है, पानी जो है वो बर्फ बनती है, मतलब रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। उसको यह पता है वॉल्यूम का कि आप चाहे बड़ा ग्लास ले लीजिए चाहे छोटा ग्लास ले लीजिए, पानी अगर 200 ml है तो दोनों में सेम होगा। ये थिंकिंग जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आती है। लेकिन अभी उसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई है कि मतलब सोच के कोई चीज करना, कि भाई सिर्फ ख्यालों में सोच के वो उस चीज को फॉलो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपकी आती है फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 11 साल से बड़े बच्चों की होती है। इसमें वो कंक्रीट के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी लगाते हैं, जिसे कि हम हाइपोथेसिस एंड सिस्टमैटिकल बोलते हैं, जो कि वो अपनी आइडियाज से, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि अपने आइडियाज से ही किसी चीज को सोच लेना, एंड हाइपोथेसिस क्या होती है कि किसी की परिकल्पना से ही अपने लॉजिक्स बना लेना। ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये जो थी ये एस ब्लूम्स ने दी थी। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है बुक का नेम है। एंड इसमें क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल था, जो कि क्रिएट किए गए थे। किस लिए क्रिएट किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एजुकेशनल गोल को अचीव करने के लिए कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए आप कैसे स्टेप्स में आप चलेंगे, कैसे अपनी मेंटल थिंकिंग को इतना हाई करेंगे कि वो चीजें आपको सब समझ आ जाएं, वो है इसमें। हायरार्की मॉडल है ये। हायरार्की का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑफिसेज में होते हैं, पहले एग्जीक्यूटिव होता है, फिर देन सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर सीनियर मैनेजर होता है। इस टाइप से एक हायरार्की चलती है। उसी टाइप से ब्लूम्स की इस थ्योरी में भी हायरार्की चल रही है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम इसे लाइन वाइज समझते हैं कि ये इनमें क्या बताना चाह रहे हैं। थ्योरी में जो सबसे पहले पार्ट आते हैं दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, जो कि आपके हेड को दर्शाता है कि भाई आपने कैसी थिंकिंग है, आपकी मेंटल स्किल्स कैसी हैं। देन है अफेक्टिव डोमेन, जो कि आपकी फीलिंग को, इमोशन को दर्शाता है, जो कि आपके हर्ट से रिलेटेड होता है। देन है साइकोमोटर। साइकोमोटर में एक्शंस कैसे हैं, आप कर कैसे रहे हैं कोई भी क्रिया, दैट इज कॉल्ड डूइंग एंड एक्शन, कि भाई आपके कैसे हैं, वो आपके हैंड को दर्शाता है कि भाई आप कैसे काम कर रहे हैं, वो आपके साइकोमोटर में है। अब हम इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे कि भाई इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट आता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज में क्या देखते हैं, आपकी रिमेंबरिंग पावर कितनी है, आपकी आप कितना चीजों को रिकॉल कर पाते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज को। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं नॉलेज के। नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइज, नॉलेज ऑफ वेज, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल। स्पेसिफाइज में क्या आता है कि फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, इन चीजों को कितना रिकॉल कर पा रहे हैं आप प्रीवियस नॉलेज को। देन है नॉलेज ऑफ वेज एंड डीलिंग्स की, मतलब आपका क्राइटेरिया क्या है, क्या सीक्वेंस है, कैसे सिस्टमेटिक वे से आप समझते हैं, कितना क्लासिफिकेशन आप कर पाते हैं, कैटेगरीज हैं, ये सब कुछ इसमें आता है। देन नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल में
कि नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, कि इस चीज की थ्योरी क्या है, इस चीज का फैक्ट क्या है, ये चीज आती है। जैसे हम इस टेक्सोनोमी में हायरार्की की बात करें तो एक के बाद दूसरा स्टेप आता जाएगा जो कि एक पहले से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज से ही रिलेटेड है, अगर कोई नॉलेज नहीं है तो कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं हो सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का बेसिक मतलब क्या है कि आइडियाज, फैक्ट्स, मेथड्स हम कैसे लगाएंगे। तो इसमें 3 पार्ट हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में वही है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप कैसे ट्रांसलेट कर पा रहे हैं उस चीज को, चाहे वो सिंबल्स के थ्रू है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। देन है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि आप उसमें डिफरेंस कैसे कर पा रहे हैं, उसको क्लासिफाई कैसे कर पा रहे हैं, रीअरेंज कैसे कर पा रहे हैं या वेरीफाई कैसे कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्स्ट्रापोलेटेशन। एक्स्ट्रापोलेटेशन में क्या है कि आप प्रिडिक्शंस कैसे कर रहे हैं, एस्टिमेट कैसे लगा रहे हैं। आपका नेक्स्ट टर्म आता है आप एप्लीकेशन। कॉम्प्रीहेंशन के बाद आता है एप्लीकेशन की कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपने अंडरस्टैंड कर लिया पूरा फैक्ट, उसमें यही था, अंडरस्टैंड कर लिया किसी भी तरीके से, तो अब उसको अप्लाई कैसे करना है आपको, मतलब इसमें फैक्ट्स, लॉज, प्रिंसिपल आपको कैसे अप्लाई करने हैं। अपने बच्चे जो हैं, आपके स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी वीकनेसेस देखनी है, वो चीज आपको सारी इसमें अप्लाई करनी है। देन आपकी एनालिसिस आ गई है कि भाई आप इसमें एनालाइज करेंगे। आप एनालाइज मतलब कि अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है अभी और आपको नॉलेज कितनी आई है, बाकी सारे जो पहले 3 स्टेप्स थे इसमें उसको एनालाइज करेंगे कि आप किस हद तक पहुंचे हैं। जैसे कि एनालिसिस ऑफ एलिमेंट हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स हो गए, ये सब चीजों को एनालाइज करेंगे। देन आपकी आती है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि कुछ भी क्रिएट करना, जैसे आपने पुराने कॉन्सेप्ट्स उठा के कोई नए कॉन्सेप्ट बना दिए उसके पुराने कॉन्सेप्ट्स की मदद से, तो उसे कहते हैं सिंथेसिस। मतलब किसी भी चीज को कंबाइन करना, वेरियस ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को, फैक्ट्स को, और फिर उससे कुछ चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं कि आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस जो होते हैं अदर्स के, वो शेयर किए जाते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसके लास्ट में क्या आपका कंक्लूजन निकलता है कि चाहे सिंबॉलिक वे से समझा रहे हैं, चाहे आप किसी भी वे से समझा रहे हैं, बच्चे को एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग भी आ जाए। तो इस टाइप की आपको उनको लर्निंग करवानी है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जैसे उन्हें वो सिर्फ सोच में हो, कि जैसे फ्रीडम होती है, जैसे हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, जिसे कि आप टच नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप उसे थिंक कर सकते हैं अगर आप बच्चों को बता रहे हैं तो। लास्ट आपका आता है इवैल्यूएशन, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल होता है आपके इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, जिसमें क्या होता है, जजमेंटल लेवल होता है। ये जज करते हैं आप दूसरे को इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। जितने भी स्टेप्स आपने अभी तक किए उनके बेसिस पे आप जज करते हैं अपने स्टूडेंट को कि उसने कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, कितना अटेन किया है। इंटरनल जजमेंट भी होती है एंड एक्सटर्नल जजमेंट भी होती है, मटेरियल्स की, मेथड्स की, आइडियाज की। नेक्स्ट हमारा आता है अफेक्टेड डोमेन, जो कि फीलिंग और इमोशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि प्यूपिल के हर्ट से रिलेटेड, मतलब कि उसका मेंटल टेंडेंसी देखी जा रही है, उसकी वैल्यूज देखी जा रही है, इंटरेस्ट देखा जा रहा है, इमोशन देखे जा रहे हैं, वो सब कुछ आता है इसमें। फर्स्ट आता है रिसीविंग एंड अटेंडिंग। रिसीविंग में क्या होता है, कितना बच्चा इच्छुक है इस ऑब्जेक्टिव को सीखने के लिए, अटेन करने के लिए, कितना अवेयर है वो फिनोमिना से, कितना विलिंग है सीखने के लिए, और कितना कंट्रोल्ड और सिलेक्टेड अटेंशन दे रहा है वो, मतलब कि एक एनवायरमेंट बना रहा है। सेकेंड आता है रिस्पॉन्डिंग, कि भाई जैसे पहले रिसीव कर लिया है उसने, अब वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, जब टीचर उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रही है, कुछ भी कर रही है, तो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसमें आता है ओबीडियंस, कि भाई कितना वो पर्टिकुलरली ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है टीचर को लेकर, इस फॉर्मूले को लेकर या इस ऑब्जेक्टिव को लेकर। देन है विलिंगनेस, कि भाई कितनी उसकी सीखने की इच्छा खुद से है, कि भाई एक तो होता है पनिशमेंट के डर से बच्चा अपना होमवर्क करके लाए, एक होता है उसकी खुद की इच्छा है सीखने की, तो यहाँ विलिंगनेस मतलब खुद की इच्छा। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन इन रिस्पॉन्डिंग, कि भाई उसे बहुत अच्छा लग रहा है जब उससे कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू, भाई रिसीविंग और रिस्पॉन्ड अप कर चुके हैं, द वैल्यू। वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, जो फिनोमिना है, तो स्टूडेंट ने उसको कितना एक्सेप्ट किया है, कितना प्रेफर किया है और कितना कमिटेड है वो अपनी इस वैल्यू को लेकर, वो आता है वैल्यूइंग में, जो ऑब्जेक्टिव की ही बात हो रही है यहाँ पर। देन है ऑर्गेनाइजेशन, अब आपने रिसीव कर लिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, वैल्यू कर दी एक ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी की, अब आपको है कि ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, मतलब उसे किस तरह से आपको स्टेप वाइज लगाना है। तो इसमें है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम, देन कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यूज आता है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें क्या है, प्यूपिल के अंदर इंटरनल जो होती है कंसिस्टेंसी आ जाती है, सिस्टम के लिए समझने की शक्ति और हर चीज के लिए कंसिस्टेंसी आ जाती है। फीलिंग्स जो हैं अब उसके ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट आपका आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में बोला जाता है डूइंग एंड एक्शन से रिलेटेड है ये। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब दूसरों को देखकर फिर कॉपी करना, जैसे कि आप मैडम ने अगर ब्लैक बोर्ड पे सर्कल बनाया तो आप भी सर्कल बना रहे हैं, दैट इज इमिटेशन। देन आता है मैनिपुलेशन, कि भाई उन्होंने अगर सर्कल बनाया तो आप उस चीज को चेंज कर पा रहे हैं उनके बताने के बाद, कि भाई हाँ इस चीज को इस तरह से भी किया जा सकता है।
प्रिसीजन का मतलब है बिल्कुल अब जो है अपने मोटर स्किल से बंदा जो है ये सीख गया है कि भाई ये चीज बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बन गया है इतनी उसका अपनी परफॉर्मेंस में प्यूपिल जो है। देन है आर्टिकुलेशन, मतलब कि आर्टिकुलेशन मतलब कि इस चीज में कोऑर्डिनेशन, किसी और चीज को भी साथ लेके चलना इज कॉल्ड एज आर्टिकुलेशन। देन लास्ट आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब बिल्कुल नेचुरल हो गया है कि अब वो जो अकेला है वो भी परफॉर्म कर पा रहा है एज अ सिंगल एक्ट। बर्नर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन जस्ट 1 मिनट, ये एक कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस की थ्योरी है जिसमें कि रिमेंबरिंग कैसी है बच्चे की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक कैसे चेंज होती है और कैसे डेवलप होती है वो सीखते हैं। फर्स्ट आती है इनएक्टिव स्टेज जो कि आपके 3 इयर्स तक के बच्चों की होती है। इसमें बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से सीखता है, मतलब एक्शन से सीखता है, बच्चा फिजिकली टच करके सीखता है ऑब्जेक्ट्स को। देन आती है आइकॉनिक फेज। आइकॉनिक 3 से 7 इयर्स के बच्चों की होती है जो कि इमेजेस के द्वारा, आइकन्स के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट आती है आपकी सिंबॉलिक फेज जो कि 8 साल से अबव बच्चों की होती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, मतलब कि वो सोचने की पावर, जो कि जैसे फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, जो कि आप टच नहीं कर सकते हैं, वो सोच के करते हैं, दैट इज रिसर्च वर्क। तो बच्चे यहाँ पर जो है रिसर्च करके सीखते हैं और अपनी जो है अलग अलग टाइप की साइट्स से जो जाके सीखते हैं, मतलब उन्हें ऐसा नहीं है कि बुक से ही सीखना है सिर्फ, वो अपनी डिस्कवरी थिंकिंग एबिलिटी और बढ़ा लेते हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि इसका दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, अगर बच्चा सीख ना पाए तो उसे फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, और बच्चा जो है कई बार जो है रिसर्च किसी रॉन्ग वे में भी ले जाता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या है, हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसमें क्या था कि जो पहले की लाइफ थी, जिस टाइम की कोई भी लिविंग थिंग नहीं था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो उस टाइम मॉलिक्यूल थे। मॉलिक्यूल कौन से थे? अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फेट है, लेकिन ऑक्सीजन कोई नहीं थी पानी के ऊपर। तो उसे एक मेंटेन टेम्परेचर पे रखा गया बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के, और एक स्पार्क पास की गई उन मिक्सचर ऑफ गैसेस के थ्रू जिसने की लाइटनिंग इफेक्ट दिया। और एंड ऑफ द वीक 15% जो आपकी कार्बन था मीथेन का, वो किस में चेंज हो गया? मीथेन का जो कार्बन था वो चेंज हो गया सिंपल कंपाउंड में। सिंपल कंपाउंड में जिसको कि जो कि सिंपल कंपाउंड जो कार्बन था उसके अंदर अमीनो एसिड थी जो कि क्या बनाती है? आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाती है। सो कैन लाइफ अराइज ऑन अर्थ अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या लाइफ दोबारा से ऐसे ही शुरुआत हो सकती है जैसे कि पहले हुई थी? तो इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि जो डीएनए कॉपिंग होती है उसके थ्रू आपकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है डीएनए के थ्रू, तो वो सब बताया गया है। एक इसमें जो है ना ये लिया गया है, जैसे इसमें बिटल्स ली गई हैं, रेड बिटल्स हैं, वो ग्रीन लीफ पे बैठी हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल की फॉर्म में इन्होंने बताया है कि वो ग्रीन लीफ के ऊपर बैठी हैं, तो वो रिप्रोड्यूस कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन क्रो आता है वहां पर और क्रो उन्हें खा जाता है। तो जितना क्रो खाएगा, जितना ज्यादा क्रो खाएगा, उतनी ही इनकी जो स्पीशीज है वो कम होती जाएगी क्योंकि इनकी ग्रोथ कम हो रही है। अब क्या है कि ग्रीन कलर की अगर बिटल है और वो ग्रीन उस पे बैठी है पत्ती पे, तो क्रो उन्हें देख नहीं पाएगा क्योंकि वो ग्रीन ग्रीन कलर में कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेंगी? वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। देन इसमें क्या स्पेसिफिकेशन निकली कि भाई जो मतलब एक था कि रेड थी, एक थे ग्रीन थे, तो ग्रीन वालों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। फिर क्या हुआ कि एक ब्लू कलर की बिटल्स भी आ गई। अब ब्लू कलर की बिटल्स भी इजीली अवेलेबल थी, अब मतलब दिखती थी उस पे पत्ते पे, तो वो भी क्रो खा गया है। तो अब उसमें क्या है कि ब्लू कलर की बिटल एंड रेड कलर की बिटल्स जो थी, अब रेड कम रह गई थी, ब्लू ज्यादा थी, ब्लू को ज्यादा खा लिया, तो अब फिर से वो कम हो गई है। ऐसे ही मान लीजिए अगर तीनों कलर की बिटल्स हैं और वो जो है ज्यादा है क्वांटिटी में या कम है क्वांटिटी, मान लीजिए वहां से एक एलिफेंट जा रहा है और एलिफेंट जाते हुए उसको क्रश कर देता है अपने पैर के नीचे, तो फिर से उनकी जो है स्पीशीज डाउन हो गई। ऐसे ही जो जनरेशन से जनरेशन में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अगर रेड कलर की बिटल स्टार्टिंग में थी तो उन्हीं की स्पीशीज बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो इनहेरिटेड स्पीशीज होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो चेंज होती जाती है नंबर में ड्यू टू वेरियस रीजंस। इवोल्यूशन की पहले डेफिनेशन समझिए। जैसे कि हमारे पूर्वज बताए जाते हैं कि हम जो हैं पहले के जमाने में पूंछ होती थी उनके, वो आदि मानव जैसे, पहले वो बंदर के जैसे होते थे, फिर वो आदि मानव जैसे बने और फिर अलग से वो ह्यूमन जैसे दिखने लगे। तो धीरे धीरे पूंछ भी गायब होगी, धीरे धीरे जो हम्प था उनके, वो जो झुक के पहले 4 पैरों पे चलते थे, फिर धीरे धीरे वो हैंड की शेप ले ली उन्होंने, वो खड़े होके चलने लगे। तो इसे कहते हैं इवोल्यूशन। जो पहले से आगे तक चेंज देखा जाता है सेम स्पीशीज में, उसे कहते हैं इवोल्यूशन। तो अब ये किसके बेसिस पे किया गया? पहले ना कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई, जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। रेप्टाइल्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं, और आपके जो ह्यूमंस होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे से ना अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो अगर मान लीजिए हम रेप्टाइल लेते हैं, क्या रेप्टाइल सारे के सारे जो हैं वो एक साइज के तो है नहीं। अगर हम उनके फॉसिल्स या स्केलेटन उठा के देखते हैं, कोई बता नहीं सकता है कि ये दोनों सेम रेप्टाइल हैं।
तो इसलिए उन्होंने पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक ली, कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखी गई। बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। न्यूक्लियस देखा गया फिर कि न्यूक्लियस हर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस तरह से क्लासीफाई करते 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 वो अलग अलग स्पीशीज को पहचानते गए और हर जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखे गए। जैसे कि ये देखिए, ये है एक एनालॉगस फीचर है, ये बैट और बर्ड की जो ये दिखाई गई है, जिसमें कि ओरिजिन तो इनका डिफरेंट है लेकिन ये लुक अलाइक, क्योंकि दोनों के दोनों उड़ने वाले स्पीशीज में आते हैं, तो लेकिन दिखने में कितना डिफरेंस है इनमें। फिर आपके आते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो कि डेड एनिमल्स होते हैं उनके ट्रेसेस ढूंढना, उन्हें कहते हैं फॉसिल। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके जो उसे डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो सालों साल पहले का खोद खोद के देखा जाता है, जो फॉसिल्स मिलते हैं उनकी स्टडी की जाने को उसे कहते हैं फॉसिल्स, कि उनके जो डेड ऑर्गेनिज्म के जो भी ट्रेसेस मिलते हैं वो फॉसिल्स होते हैं। इवोल्यूशन की स्टेज में ये हेल्प करते हैं, वो देखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन रेदर देन नेचुरल सिलेक्शन, ये सब होता है इसमें। देन उसके बाद आती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। देन बायोडाइवर्सिटी क्या डेफिनेशन होती है, पहले तो देखिए बायो मतलब जैविक, और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार, तो मतलब वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पे पाए जाते हैं, वेरिएशंस होती हैं उनकी स्पीशीज में, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी।